नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी बीजेपी की, जहां मिशन 25 के लिए पार्टी ने फिलहाल 16 योद्धाओं के नामों का ऐलान किया है। बात जयपुर नगर निगम की करेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रुका है शहर का विकास। फिर बात होगी शिक्षा के मांझी की, जिसने प्रदेश के साथ साथ देश के सामने भी मिसाल कायम की है। और इसके साथ बात होगी ढूंढोत्सव की, और बताएंगे आपको एक अनोखी परंपरा के बारे में जिससे बच्चों को बीमारियों से दूर किया जाता है। बात आस्था पर भारी अंधविश्वास की भी होगी, जहां आपको दिखाएंगे क्यों मन्नत के लिए लोग अंगारों पर चले। वहीं बात अनोखी होली की करेंगे, जहां आपको कोड़ामार होली के बारे में बताएंगे। इसके बाद बात एक दर्दनाक वारदात की, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई। बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें से 16 राजस्थान के भी हैं और इनमें 16 में 2 नए चेहरे शामिल हैं। आइए दिखाते हैं राजस्थान के मिशन 25 रिटर्न्स में लगी बीजेपी के उम्मीदवारों ने क्या-क्या दावा किया है। वातावरण बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी बीकानेर से तीसरी बार निश्चित रूप से जीतने जा रही है। पार्टी को ये महसूस हुआ कि मैं सही प्रत्याशी रहूंगा, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, जयपुर ग्रामीण के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं सबको कि ये हमारे लिए एक संकल्प है, एक बहुत बड़ा संकल्प है। नेता का नेतृत्व का विश्वास और जनता के भरोसे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार देश एक मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व चाहता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से ज़्यादा सीटें लेकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। आज मेरे को टिकट मिला है, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर से टिकट मांगते थे, वो सब एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। पार्टी संगठन का हाईकमान का उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, उस पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। दिलाता हूं संसदीय क्षेत्र हम भारी मत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2014 में मेरे में विश्वास जताया और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरा और अब की बार पुणे 2019 में पाली संसदीय क्षेत्र के लिए मेरे में विश्वास जताया है। जितना काम मैंने 2014 से 19 के बीच में किया, उससे भी ज़्यादा जो है मैं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं की और जोधपुर के सारे मतदाताओं की शुभेच्छाओं के परिणाम स्वरूप पार्टी के नेतृत्व ने मुझ में आस्था व्यक्त की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में जनता, मुझे विश्वास है कि मुझे फिर पार्लियामेंट भेजेगी। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर में अवश्य बनेगी, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। पार्टी ने विश्वास जताया तो विश्वास पर खरा उतरेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो जन भावना का मान सम्मान किया पार्टी ने। जयपुर की शहरी सरकार राजस्व वसूली के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। पिछले साल की तुलना में जयपुर नगर निगम इस साल राजस्व वसूली के मामले में काफी पीछे चल रहा है। हालांकि निगम दलीलें गिनाकर सब कुछ दुरुस्त करने का दावा कर रहा है। विकास के लिए फंड की दरकार, राजस्व वसूली में फिसड्डी शहरी सरकार, शहर का सपना कैसे होगा साकार? यूडी टैक्स हो या होर्डिंग टैक्स या फिर लीज, जयपुर नगर निगम के कारिंदे राजस्व वसूली के मामले में काफी पीछे चल रहे हैं। पिछले साल की तुलना में निगम इस मामले में काफी पीछे चल रहा है। पिछले साल से तुलना करें, यूडी टैक्स के पेटे 2017-18 में 6,341 लाख 97,000 रुपए वसूले गए, जबकि 2018-19 में सिर्फ 3,583 लाख 61,000 रुपए की वसूली ही हो पाई है। वहीं होर्डिंग टैक्स के पेटे 2017-18 में 5,416 लाख 47,000 रुपए की वसूली की गई, जबकि 2018-19 में सिर्फ 4,419 लाख 68,000 रुपए की वसूली ही हो पाई। इधर लीज शुल्क के पेटे 2017-18 में
2,451 लाख 15,000 रुपए वसूले गए थे, जबकि 2018-19 में सिर्फ 271 लाख 91,000 रुपए ही वसूले गए हैं। हालांकि निगम के अधिकारी जल्द ही लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रहे हैं। हमारे यूडी टैक्स की वसूली में या एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स की वसूली में चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण से एक शिथिलता आ गई थी, परंतु पिछले लगभग 1.5-2 महीने से हमने एक अभियान चला रखा है और इस महीने में तो हमने जो हमारे अवकाश के दिन है शनिवार और रविवार, उस दिन भी कार्यालय खुले रखे हैं और पूरी हमारी जो रेवेन्यू की टीम है वो मुस्तैदी से अब कार्य कर रही है। राजस्व की कम वसूली की एक वजह तकनीकी खामी भी है। बकायादारों को जो नोटिस निगम ने इस वर्ष जारी किए हैं उसमें पिछले साल की तुलना में डीएलसी रेट बढ़ाकर दर्शाया गया है। कुछ लोगों का टैक्स जमा कराया था, उसके बावजूद भी उनकी डिमांड निकल गई थी। वो एक टेक्निकल फॉल्ट था, वो टेक्निकल फॉल्ट हमने रिजॉल्व कर लिया है और जहां हमने कैंप भी इसीलिए लगा रखे हैं सभी जोन्स के अंदर कि जिनको भी इस तरह की कोई कठिनाई आ रही है कि उनका टैक्स ज़्यादा लग के आ गया, तो वो हम मौके पे ही, जो हमारे अधिकारी हैं डिप्टी कमिश्नर, वो मौके पे ही उसको रिजॉल्व करके और जो सही टैक्स है वही उनसे वसूल कर रहे हैं। 9 दिनों बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्त होने जा रहा है। इस हिसाब से वसूली लक्ष्य का दावा तो हवाई ही लग रहा है। ऐसे में बिना फंड के शहर के विकास का सपना कैसे साकार होगा, ये बड़ा सवाल है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आइए अब आपको शिक्षा के मांझी से मिलवाते हैं जो एक विद्यालय को की काया पलट कर प्रदेश में मिसाल पेश की है। फर्श पर चमचमाती टाइल्स, दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, कमरों में लगे पंखे, कंप्यूटर पर काम कर रहे बच्चे, गले में लटका आई कार्ड, साथ में स्मार्ट क्लास। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है तो फिर गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है। जी हाँ, सरकारी स्कूल। और इस स्कूल का कायाकल्प करने वाले का नाम है राजेंद्र शेखावत। आसपास के लोग राजेंद्र शेखावत को शिक्षा का मांझी कहते हैं। एयरफोर्स में 20 साल रहे राजेंद्र शेखावत जब शिक्षक बनकर इस स्कूल में आए तो एक बार उन पर देश सेवा का जुनून सवार हुआ और फिर अपने पेंशन और वेतन के पैसे से इस सरकारी स्कूल को रोल मॉडल बना दिया। लेकिन यहाँ गांव से इतना प्यार मिलने लगा, हमने फिर टीम बनाई और स्कूल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि एरिया शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने पूरी एक टीम बनाई, पूरे विद्यार्थी परिषद का गठन किया और गांव का इतना सहयोग मिला। सारे जो गांव के सारे समुदाय हैं उन सब ने मिलकर हमने जो टीम बनाई, उस टीम के सहारे हमने इस गांव को आगे बढ़ाना शुरू किया। 3 साल में पूरे समर्पण के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इस सरकारी स्कूल में ये बदलाव एकाएक नहीं आया। जब शेखावत की नियुक्ति हुई तो वे इस स्कूल को जानते तक नहीं थे। ऐसे में गूगल पर सर्च कर किसी तरह रायपुरिया गांव पहुंचे और इसके बाद स्कूल के हालात बदलने में लग गए। शेखावत ने गांव में पूर्व छात्रों का एक संगठन बनाया है जो गांव के सभी सामाजिक कामों में मदद करते हैं। 2015 में वायुसेना को छोड़ने के बाद मेरा पहला जो अपॉइंटमेंट रायपुरिया में हुआ तो गूगल पे सर्च करके रायपुरिया में किसी तरह से पहुंचा। उसके बाद 1-2 महीने बाद तो कोशिश की कि यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है। यहाँ की जो स्थिति थी उसके हिसाब से भैया तो घर से बहुत दूर है। राजेंद्र शेखावत न सिर्फ स्कूल की तस्वीर ही नहीं बदली है बल्कि वो समाज को और बेहतर बनाने में भी लगे हैं। वो अब तक ग्रीन रायपुरिया क्लीन रायपुरिया अभियान चलाकर 4000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। साथ ही गांव की हर बेटी की विदाई और बहू के आगमन पर उसके परिवार को 11 पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। रायपुरिया आज जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए एक मिसाल है और इसका श्रेय भी राजेंद्र शेखावत को जाता है। विद्यार्थी परिषद के सदस्य सब पूरे गांव इकट्ठा होके, हमारे जैन समाज है, माली समाज है, पुरोहित समाज है, सब समाज मिल के पूरा काम हम लोग गांव के, और हमारे सब मुखिया मेन राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने हमको पूरा गाइडेंस किया और सबका सहयोग लेके ये मतलब स्कूल को पूरा हाईलाइट किया और सबसे बेस्ट रिजल्ट
90 से 80% रिजल्ट आते। क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया तो यहाँ का भवन थोड़ा अलग दिखने में था। मैं एक प्राइवेट स्कूल से आई थी, ये सोचती थी कि यहाँ की स्कूल ऐसी दिखने में, पता नहीं टीचर्स कैसे होंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ के मॉल में घुलने लगे। स्वच्छ भारत अभियान में भी स्कूल ने सहयोग दिया है और क्लीन रायपुरिया मिशन स्टार्ट किया है। 2 साल पहले तक रायपुरिया के राज्य के विद्यालय में महज 125 बच्चे आया करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। रायपुरिया के इस सरकारी स्कूल को देखकर तो यही लगता है कि किसी भी सरकारी स्कूल की सेहत बदल सकती है, बशर्ते उस स्कूल को राजेंद्र शेखावत जैसे शिक्षा के माझी मिल जाए। न्यूज 18 के लिए जालौर से हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते एक परंपरा जिसका आयोजन नवजात बच्चों के आरोग्य के लिए किया जाता है और नाम है ढूंढोत्सव। ये परंपरा अनोखी है। होली का ये भी रंग है। मारवाड़ में ढूंढोत्सव का रंग। ये आयोजन खास है और उससे भी खास है ये परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। मारवाड़ इलाके में नवजात बच्चों को दुनिया के शोर से रूबरू कराने की ये पुरानी परंपरा है और इसी परंपरा का नाम है ढूंढोत्सव। एक नवजात शिशु अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है। जब वो बाहर निकलता है पैदा होकर तो दुनिया उससे बिल्कुल अलग दिखती है। इस अलग दुनिया से पहचान कराने के लिए ये नई परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा शुरू करी गई थी, जिसमें लाठियों के शोर से बच्चे को बाहर की दुनिया से रूबरू कराया गया और इसी परंपरा को आज तक हमारे यहाँ पर निभाया जा रहा है। होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी का रंग खेलने के बाद रात में ढूंढोत्सव का आयोजन किया जाता है। दरअसल इस आयोजन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पिंगलासुर नाम का राक्षस था जो नवजात शिशुओं को खा जाता था। रक्षा के लिए गांव के लोग लठ लेकर खड़े होने लगे। बाद में ये परंपरा ढूंढोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी, जिसमें लठ का प्रतीकात्मक डंडा लेकर शिशु के आरोग्य और आयु वृद्धि की कामना की जाती है। इस होली से जो भी बच्चा होता है उसको ये परंपरा से ढूंढा जाता है। जो 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसके बाद बाहर वो चमकना अमलना सब खत्म हो जाता है। तो इसके बाद 7 बार लकड़ी से ढूंढा जाता है। ये बहुत पुरानी 400-500 वर्ष से पुरानी चली आ रही है और हर वर्ष में 180 के सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी मारवाड़ में धूमधाम से मनाया जाता है। न्यूज 18 के लिए राजसमंद से तरुण जोशी की रिपोर्ट। और अब बात झालावाड़ की, जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास भारी है। मन्नतें पूरी होने के लिए लोग नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। ये कैसा विश्वास, ये कैसी परंपरा, मन्नत के लिए अंगारों का खेल। धधकता अंगार जिसकी तपिश भर से सब कुछ खाक हो जाए। लेकिन मन्नत का ख्वाब लिए लोग धधकते अंगार पर भी बड़े ही शौक से चल रहे हैं। कि जो उन चूल में निकलते हैं, उन धधकते अंगारों पर निकलते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तस्वीरें झालावाड़ के डग कस्बे की हैं, जहां परंपरा है होली के दिन धधकते अंगारों पर चलने की, जो पिछले 52 साल से चली आ रही है। परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष धुलंडी के खेलने के पश्चात कस्बे में
कई वर्षों से एक चूल का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें 10 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी और 2.25 फीट चौड़ी खाई खोदकर उसमें 2 क्विंटल लकड़ी के अंगारे तैयार किए जाते हैं। उन लकड़ी के अंगारे को 10 क्विंटल 10 किलो देसी घी से उन अंगारों को धधकाया जाता है। उन अंगारों पर करीबन 5 या 6 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे उन धधकते अंगारों पर निकलते हैं। बड़ी ही बारीक लाइन होती है विश्वास और अंधविश्वास के बीच। पता ही नहीं चलता जिसे विश्वास समझ रहे हैं कब अंधविश्वास में तब्दील हो जाए। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर और दिखाते हैं ब्यावर की ऐतिहासिक होली, देवर भाभी की स्पेशल कोड़ा मार होली। देवर डाले रंग, भाभी मारे कोड़े। देखिए देवर भाभी की होली। देखिए ब्यावर की कोड़ा मार होली। होली के गीतों और डीजे की धुनों के बीच एक तरफ कोड़ों की मार तो दूसरी ओर रंगों की बौछार। ये होली खास है। ये होली देवर भाभी की होली है। देवर जहां भाभी को रंगों में भिगो रहे हैं तो भाभी भी कोड़ों से खूब खबर ले रही हैं। ये होली ऐतिहासिक है। जी नगर समाज की होली है। ये होली प्रेम का संदेश देने वाली है। सड़क के बीच रंगों से भरे 9 कड़ाव रखे जाते हैं। होली की शुरुआत होते ही देवर कड़ाओं में भरे रंग को डोलचियों में भरकर भाभियों पर उछालते हैं। जवाब में हंसती खिलखिलाती भाभियां देवरों की पीठ पर कपड़े से बने कोड़े बरसाती हैं। कोड़ों और रंगों के आदान प्रदान का ये खेल काफी देर तक जारी रहता है। कोड़ा मार होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश भर से पर्यटक आते हैं। कहते हैं समाज की महिलाएं सालों भर पुरुष के अत्याचार सहती हैं, लेकिन साल में एक बार होली के दिन महिलाओं को पुरुष को पीटने का मौका मिलता है। जीनगर समाज पिछले 125 सालों से इस परंपरा का निर्वाह कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। खबर कोटा से है। यहाँ पर 13 साल के बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। उसका शव घर में ही रखे ड्रम में पाया गया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। ड्रम में मिला मासूम का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सुमित को किसने मारा? यह तस्वीर उस सुमित की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। 13 साल का सुमित अपनी दादी और चाचा के साथ कोटा के नया गांव में रहता था। रोज की तरह सुमित की दादी और चाचा अपने काम पर चले गए। लौट कर आए तो सुमित लापता था, जिसके बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन जब घर में तलाशी ली तो मासूम सुमित ड्रम में मरा पड़ा था। ड्रम को बिस्तर से ढक दिया गया था। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हम तो बार बार ढूंढ रहे थे, पूरा छान मारा हर तरफ, पूरा तरफ जंगल में, नालों में, हर तरफ, हर जगह बाढ़ है, खाली मकान है, हर तरफ। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? सब हुआ तो मर्डर। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि परिजनों के आरोपों में दम है। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। 1851 से अजमेर के ब्यावर में आयोजित हो रहा ऐतिहासिक बादशाह मेला कौमी एकता की मिसाल है। भाईचारे और सद्भावना का संदेश देता ये मेला होली के अगले दिन आयोजित किया जाता है।
हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये परंपरा पिछले 168 सालों से निभाई जा रही है। बादशाह की सवारी के दौरान पूरे शहर में आओ बादशाह झूमो बादशाह गीत गूंजता रहा। शहर की सड़कों पर गुलाल की चादर बिछ गई। रथ पर सवार बादशाह ने लोगों को गुलाल रूपी खर्ची लुटाई। अमीर हो या गरीब, हर शख्स इस गुलाल को लूटने के लिए लालायित नजर आया। बादशाह भी दोनों हाथों से गुलाल लुटा रहा था। इस वक्त का नजारा ऐसा लगा मानो अबीर की बारिश हो रही है। मान्यता है कि बादशाह की गुलाल रूपी खर्ची को गुल्लक में रखने पर बरकत होती है, व्यापारियों का कारोबार बढ़ता है। ऐतिहासिक कथा के अनुसार बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। इनमें टोडरमल अग्रवाल भी शामिल थे। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान बादशाह टोडरमल के जादुई करिश्मे से इतने खुश हुए कि टोडरमल को 3 घंटे का बादशाह बना दिया। बादशाह अकबर की इसी याद को ताजा रखने के लिए ब्यावर में हर साल होली के दूसरे दिन बादशाह मेला आयोजित किया जाता है। मेले का मुख्य आकर्षण बीरबल का घूमर नृत्य रहता है। खास बात है कि इस मेले में बादशाह की भूमिका अग्रवाल और बीरबल की भूमिका ब्राह्मण निभाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यावर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।